Hello everyone. So welcome to Arpita Sharma classes. Now this is Mihir, your educator. Now before I start with the today's lecture, there is a small announcement for you. Please subscribe to Arpita Sharma classes for daily the Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes, polity classes and much more. And please join the Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Here you will get all the daily updates regarding the lectures and the PDF of this lecture will be provided on this Telegram channel. Now Arpita madam is taking live classes on Unacademy Plus. So if you want to join Unacademy Plus and want instant 10% discount, then use code SharmaYT10 SHARMAYT10. So if you are using this code, then you will get immediately 10% discount. सो लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेस टॉपिक। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में। तो देखो ये न्यूज में क्यों था, तो जून 2019 में, ठीक है, दिस न्यूज वाज रिपोर्टेड इन द मंथ ऑफ जून 2019। तो क्या हुआ था, बिहार के अंदर बच्चों के अंदर 350 केसेस थे। ठीक है, 350 केसेस were detected in the small children of acute encephalitis syndrome and there were around 100 deaths. Okay, now ये जो acute encephalitis syndrome जो हुआ था, वो उसका रीजन क्या था, what were the reasons behind the outbreak of this acute encephalitis syndrome? अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया और लीची फ्रूट का ये एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से क्या रिलेशन है, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और हम लोग ये भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होता क्या है और ये जो लीची फ्रूट है वो कैसे ये एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को कॉज कैसे करता है। तो वो हम डिटेल में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है वो है क्या, देखो सबसे पहली बात ये सिंड्रोम है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, मतलब ये डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। सो ग्रुप्स ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड एज सिंड्रोम। ओके, तो ये जो acute encephalitis syndrome है, it is a broad term involving several infections and it affects the young children, right? Acute encephalitis syndrome is a broad term involving several infections. इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के इंफेक्शन इसमें इंक्लूडेड है और ये जो मेनली है वो यंग चिल्ड्रन को ज्यादा इफेक्ट करता है। तो ये जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के अंदर कौन से इंफेक्शंस आते हैं, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस, हाइपोग्लाइसीमिया, हर्पिस मेनिंजाइटिस। देखो ये जो एंसेफेलाइटिस है ना, जापानीज एंसेफेलाइटिस, तो ये जो एंसेफेलाइटिस होता है उसका क्या मतलब होता है, तो देखो एंसेफेलाइटिस मतलब होता है इंफ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। सो इंफ्लामेशन ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज एंसेफेलाइटिस। बाद में रेस सिंड्रोम, सेरिब्रल मलेरिया, स्क्रब टाइफस एक्सेट्रा। तो ये जितने भी जो इंफेक्शंस है, ठीक है, जितने भी ये डिजीज है, तो ये सारे आते हैं एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के अंदर आते हैं। और ये जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है वो कोई डिजीज नहीं है बल्कि वो सिंड्रोम है। ठीक है, और इसके अंदर ये सारे जो डिजीज होते हैं वो आते हैं। सो ऑल ऑफ देम आर ग्रुप्ड अंडर एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये AES, इसका क्या मतलब है, उसका मतलब है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एज दे हैव अ क्लासिकल ट्रायड ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, कन्वर्शंस एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये जो कन्वर्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ये जो कन्वर्शंस होते हैं वो सडन इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी होती है। ठीक है, सडन इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट्स हमारी कंट्रोल में नहीं होती है, तो सडन इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी caused by involuntary muscles are called as convulsions। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, convulsions का मतलब होता है involuntary movement of the body caused by involuntary muscles। ठीक है, अब ये इनवॉलेंटरी मूवमेंट मतलब नाम से पता चल रहा है कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मूवमेंट्स होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, सो ये जितने भी मैंने आपको डिजीज के नाम बताए ना, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ठीक है, हर्पिस मेनिंजाइटिस, रेस सिंड्रोम, तो ये सब हम लोगों ने इसके अंदर क्यों इंक्लूड किया है, व्हाई वी आर इंक्लूडिंग देम अंडर एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इट इज बिकॉज ये जितने भी डिजीज होती है वो सबके अंदर तीन चीज कॉमन होती है कि सबसे पहले फीवर होता है, कन्वल्शंस होता है, बाद में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, अब देखते हैं कि ये जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है।
तो देखो ये जो सिंड्रोम है इट कैन बी कॉज्ड बाय द वायरस, इट कैन बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, इट कैन बी कॉज्ड बाय द फंजाई आल्सो। और इंडिया के अंदर सबसे कॉमन जो है वो वायरस की वजह से कॉज होता है, ठीक है। इन इंडिया द मोस्ट कॉमन कॉज है, इंडिया के अंदर सबसे कॉमन कॉज है वायरस। और ये जो वायरस है वो जापानीज एंसेफेलाइटिस को भी कॉज करता है। तो जो वायरस जापानीज एंसेफेलाइटिस को कॉज करता है वही एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को भी कॉज करता है। ओके, अब ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इट एस्टिमेट्स दैट जितने भी जो हमारे एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के जो केस रिपोर्ट हुए हैं ना, जितने भी एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनमें से 5 से लेकर 35% के जो केस है वो जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस की वजह से हुए हैं। ओके, और ये जो सिंड्रोम है इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द इंफेक्शंस सच एज स्क्रब टाइफस, डेंगू, मम्स, मिजल्स एंड इवन निपा और जीका वायरस। तो अगर तुम्हें ये कोई इंफेक्शंस भी है, अगर किसी बच्चे के अंदर ये सारे इंफेक्शंस भी है, ठीक है, जैसे कि स्क्रब टाइफस, डेंगू, मम्स, मिजल्स, तो अगर ये सारे इंफेक्शंस है तो उसको एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होने के चांसेस भी होते हैं। अब ये जो हाइपोग्लिसीमिया जो है ना, हाइपोग्लिसीमिया का क्या मतलब होता है? तो देखो हाइपोग्लिसीमिया तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ही कम हो। ओके, सो हाइपोग्लिसीमिया इज बेसिकली लो ब्लड शुगर लेवल। सो व्हाट इज द लिंक ऑफ दिस हाइपोग्लिसीमिया विद एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम? ये जो हाइपोग्लिसीमिया है उसका क्या लिंक है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के बारे में? तो हाइपोग्लिसीमिया इज कॉमनली सीन साइन अमंग एईएस पेशेंट्स। तो जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं ना, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वाले जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि दिस पेशेंट्स आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लिसीमिया। तो अगर ये पेशेंट्स अगर हाइपोग्लिसीमिया से सफर कर रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में हाइपोग्लिसीमिया और जो एईएस मतलब एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। तो इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम with hypoglycemia is unique to Muzaffarpur, Vietnam and Bangladesh. A 2014 study in Muzaffarpur suggested that hypoglycemia was the trigger that led to the diagnosis of encephalitis. So hypoglycemia is not a symptom but a sign of acute encephalitis syndrome. तो hypoglycemia जो है वो एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का एक साइन है, मतलब वो इंडिकेट करता है, हाइपोग्लिसीमिया इंडिकेट करता है कि एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम पेशेंट को हुआ है। ओके, सो विथ 98% ऑफ द एईएस पेशेंट्स इन बिहार आल्सो सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लिसीमिया, डॉक्टर्स आर एट्रीब्यूटिंग डेथ्स टू द लेटर। मतलब जो बिहार के अंदर जितने भी जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें से 98% लोगों को हाइपोग्लिसीमिया भी हुआ था। ठीक है, तो डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि ये जो उनकी डेथ है वो हाइपोग्लिसीमिया की वजह से हुई है। ओके, सो मतलब ये जो हाइपोग्लिसीमिया है, अगर वो किसी को हाइपोग्लिसीमिया हुआ है तो वो ये भी इंडिकेट करता है कि किसी वो एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का भी एक साइन है। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को हाइपोग्लिसीमिया हुआ है तो वो एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का साइन भी हो सकता है। ओके, इन बिहार के अंदर जो चिल्ड्रन जो थे उनके अंदर जो कन्वल्शंस हुए थे ना, कन्वल्शंस मतलब एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का जो कन्वल्शंस, ठीक है, तो अगर किसी को एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम हुआ है तो कन्वल्शंस होना भी एक सिम्टम होता है। ठीक है, तो ये कन्वल्शंस के साथ हाइपोग्लिसीमिया भी हुआ था। ठीक है, तो देखो मतलब हमें एक बात तो पता चल गई है कि ये जो एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है और हाइपोग्लिसीमिया जो है इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये जो 350 केस में से जो 100 डेथ्स हो चुकी है, ठीक है, तो इसका एक मेन रीजन जो लीची फ्रूट और हाइपोग्लिसीमिया भी बताया जा रहा है। ओके, तो ये लीची हाउ दिस लीची फ्रूट, ओके, ये लीची जो है वो फ्रूट का नेम है। ठीक है, हाउ दिस लीची फ्रूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द चिल्ड्रन। तो देखो जो बिहार के मुजफ्फरपुर में जो हुआ था ना, वो वियतनाम की ये जो प्रोविंस है ना उसके अंदर भी ये सेम चीज हो चुकी है। ठीक है, इन बोथ ऑफ द प्लेसेस सिमिलैरिटी क्या थी, इन दोनों जगह के ऊपर लीची ऑर्चार्ड्स वर देयर इन द नेबरहुड, राइट, इन दोनों जगह के अंदर लीची ऑर्चार्ड्स वर देयर इन द नेबरहुड। अब ये जो लीची जो फ्रूट है ना
उसके अंदर एक केमिकल होता है, लीची फ्रूट के अंदर एक केमिकल होता है, तो वो केमिकल का नाम है मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। ठीक है, लीची जो फ्रूट है उसके अंदर एक केमिकल होता है, ये केमिकल का नाम है मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन। इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसिन ए। अब ये जो हाइपोग्लाइसिन ए है वो क्या करता है कि अगर कोई जो बच्चा है अगर वो लीची फ्रूट को कंज्यूम करता है तो वो लीची फ्रूट में से निकलेगा हाइपोग्लाइसिन ए, और ये जो हाइपोग्लाइसिन ए जो है ना वो हमारे जो ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है उसे वो डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सो अंडर नरिश चिल्ड्रन, मतलब जो चिल्ड्रन जो मेल नरिश थे, जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे थे, उन लोगों ने अगर who ate lychee during the day and went to the bed on an empty stomach presented with serious illness early the next morning, मतलब जो भी बच्चे थे उन्होंने अगर लीची फ्रूट खाया है लेकिन वो लोग रात को बिना और कुछ खाए सो गए तो उनको सुबह एक सीरियस इलनेस डिटेक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये जो सीरियस इलनेस वहां पे सुबह डिटेक्ट हुई थी। When lychee harvesting starts in the May, several workers spend time in the fields. There it is common for the children to feed on the fallen lychees and sleep without the food. तो बच्चे लोग जो है वो लीची लीची फ्रूट को वो लोग खा लेते हैं, और ये फ्रूट को खाने के बाद वो लोग और कुछ नहीं खाते और सीधा सोने चले जाते हैं। तो दूसरे दिन जब वो लोग सुबह उठते हैं तो उनके अंदर एक सीरियस इलनेस होती है। तो इसका रीजन क्या है कि हमने पहले ही पढ़ा था कि लीची के अंदर ये टॉक्सिन होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपाइल ग्लाइसिन नाम का एक टॉक्सिन होता है। तो वो क्या करता है, वो बच्चों के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो कम कर देता है। तो इसकी वजह से जो जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो सुबह अनकॉन्शियस हो जाते हैं। सो ब्लड ग्लूकोज फॉल्स शार्पली कॉजिंग द सीवियर ब्रेन मेल फंक्शन, जिसे बोलते हैं एनसीफेलोपैथी, लीडिंग टू सीजर्स एंड कोमा एंड डेथ इन मेनी केसेस। ठीक है, तो रात को जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है वो भी इंपैक्ट होती है, जिसकी वजह से ब्रेन मेल फंक्शन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनसीफेलोपैथी। और इसकी वजह से कोमा में भी बच्चे जा सकते हैं और कई केस के अंदर डेथ भी हो जाती है। अब यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन का क्या रोल है, हाउ मेल न्यूट्रिशन इज प्लेइंग इट्स रोल इन इंक्रीजिंग एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन का रोल क्या है, तो देखो अगर लीची के अंदर से अगर ये जो केमिकल है अगर उसकी वजह से अगर डेथ होती है तो हर साल उतना ही रेट से डेथ होनी चाहिए। ठीक है, हर साल एवरी ईयर देयर शुड बी डेथ रिपोर्टेड। ठीक है, मतलब हर साल दिस केसेस शुड बी रिपोर्टेड। ठीक है, आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर लीची खाने की वजह से अगर हाइपोग्लिसीमिया हो रहा है तो हर साल ऐसे कोई केसेस रिपोर्ट होने चाहिए थे और हर साल डेथ रेट जो सेम होना चाहिए था। ठीक है, तो हर साल ये केसेस हर साल केसेस रिपोर्ट होने चाहिए थे। लेकिन हमने ऐसा देखा है कि ये जो बेसिकली जो केस जो रिपोर्ट होते हैं ना वो बेसिकली जो बच्चे होते हैं विच बिलोंग्स टू लोअर इनकम ग्रुप उनमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, देखो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये था कि देखो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि लीची खाने की वजह से लीची खाने की वजह से जो टॉक्सिक केमिकल है वो बच्चों के अंदर जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम कर देता है। तो अगर रीजन होता ना, मतलब हर साल ये केसेस रिपोर्ट होने चाहिए थे, हर साल कोई ना कोई हर साल सेम डेथ रेट होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हमने इसका केयरफुली एनालिसिस किया हो तो ये पता चलता है कि जितने भी जो डेथ्स जो हुई है ना, ऑल दी डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, ऑल्सो इट शुड हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ ऑल द सोशो इकोनॉमिक स्टेटा, क्योंकि लीची वाला जो फ्रूट है वो सब लोग खाते हैं। तो फिर ये जितने भी जो केस जो हो रहे हैं और जितनी भी ये जो डेथ्स जो हो रही है वो लोअर इनकम ग्रुप में क्यों हो रही है। ठीक है, तो इसका रीजन ये होता है कि मेल न्यूट्रिशन भी एक रीजन होता है। ठीक है, सो मेल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई द डेथ रेट इज हायर अमॉन्ग द लोअर इनकम ग्रुप। देखो while well nourished children eating the lychee remain unaffected even if they go to bed on an empty stomach। अगर well nourished children जो होते हैं अगर वो लोग भी लीची खाने के बाद अगर सो जाते हैं तो उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जो अंडर नरिश चिल्ड्रन जो होते हैं ना वो एट अ ग्रेव रिस्क है, दे आर एट अ ग्रेव रिस्क। This is because undernourished children lack sufficient glucose reserve in the form of the glycogen। तो इसका रीजन ये होता है कि जो malnourished children जो होता है या फिर जो undernourished children जो होते हैं
वो ऑलरेडी खाना बहुत कम खाते हैं, दे आर नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दे आर वेरी वीक, देयर बॉडी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का जो रिजर्व होता है वो ऑलरेडी कम होता है, इनफैक्ट होता भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही कम होता है तो बहुत ही कम होता है। सो अभी क्या होता है कि अगर ग्लूकोज का कोई रिजर्व नहीं है, ठीक है, अगर देर इज नो ग्लूकोज रिजर्व इन दी बॉडी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जितने भी जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जो होते हैं ना, जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स, तो हमारी बॉडी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज में से ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये जो सोर्स होता है ना, मेकिंग द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट, इट इज वेरी अनसेफ एज इट इज अनसस्टेनेबल, ओके, and it thus stopped midway. Also the production of the glucose from non-carbohydrate source is unsafe as it is unsustainable and thus stopped midway. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, मतलब बच्चों की बॉडी के अंदर जो अंडर नरिश्ड होते हैं, उनके अंदर जो रात को जो ब्लड का शुगर लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है। दिस लीड्स टू लो ब्लड शुगर लेवल, गिविंग वे टू फर्दर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। Okay, so in all, even if lychee is a triggering factor, the real cause for adverse effects is said to be malnutrition. Okay, तो अगर लीची अगर ट्रिगरिंग फैक्टर है, लेकिन इसका जो रियल रीजन है वो है मेल न्यूट्रिशन। अब जो यूपी और बिहार के अंदर ही ये जो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है, वो सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में क्यों रिपोर्ट हुए हैं। सो मेल न्यूट्रिशन, देखो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि मेल न्यूट्रिशन का इसके साथ क्या रिलेशन है, हाउ मेल न्यूट्रिशन इज रिलेटेड टू एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। ओके, तो ये जो मेनली जो केसेस है वो यूपी और बिहार में क्यों ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, व्हाई आर यूपी एंड बिहार सो मच वल्नरेबल टू दिस डिजीज। सो मेल न्यूट्रिशन इज हाई इन बोथ द स्टेट्स, दोनों के अंदर मेल न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा है। और मेल न्यूट्रिशन कैसे इंपैक्ट करता है बच्चों को वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड मेल नरिश्ड चिल्ड्रन आर प्रोन टू द इन्फेक्शन। ओके, सो गाइस दीज आर सम ऑफ द रीजंस। देखो हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के हिसाब से यूपी और बिहार टुगेदर अकाउंट फॉर ओवर 35% ऑफ द चाइल्ड डेथ्स इन द कंट्री। ठीक है, बाद में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 48% of the children aged less than 5 in Bihar were stunted, which is highest in India. और heat, humidity, unhygienic conditions and malnutrition, which are unique in these areas, together contribute to the rise in acute encephalitis syndrome. ठीक है, तो देखो अनहाइजीनिक कंडीशंस, malnutrition, ह्यूमिडिटी, ये और भी एक्स्ट्रा कंडीशंस है जिसकी वजह से एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। इंसिडेंस इज हायर इन द लीची फील्ड्स अराउंड विच malnourished चिल्ड्रन लिव। तो लीची जो फील्ड्स होती है ना, वहां पे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम जो होता है, वहां पे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। और ये क्यों होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको ऑलरेडी डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए हैं, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। इन 2014 74% of the sick children were saved through a simple intervention by infusing 10% dextrose within 4 hours of the onset of the illness। तो अगर 74% जो चिल्ड्रन थे उनको हमने बचा लिया था, ठीक है, हाउ वी आर एबल टू सेव दिस 74% सिक चिल्ड्रन, हमने उनके अंदर 10% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन हमने इन्फ्यूज कर दिया था विद इन 4 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द इलनेस। तो ये जो डेक्सट्रोज था वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सी डेक्सट्रोज was very important so that our body will stop preparing glucose from the non carbohydrate source। देखो ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट तो होता ही है, ठीक है, ग्लूकोज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, लेकिन अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स में से ग्लूकोज बने तो वो अच्छी बात नहीं होती है। तो हम लोग डेक्सट्रोज को इसलिए इन्फ्यूज करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को बनाना स्टॉप कर दे फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। हमें ग्लूकोज चाहिए, लेकिन हमें ग्लूकोज चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में से, ठीक है, वी नीड ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन नॉन कार्बोहाइड्रेट में से हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम लोग डेक्सट्रोज को हम लोग यूज करते थे। ऑल्सो द प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी ऑफ ensuring that no child goes to the bed without eating a meal was adopted from 2015। ठीक है, कोई भी बच्चा बिना खाना खाए वो बेड में ना जाए, तो इसको इंश्योर करने के लिए जो स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी इन 2015। This ensured a sharp drop in the number of children falling sick. The Bihar government introduced free vaccines at all the primary health centers. The current coverage is 70%.
with central and state governments have already conducted awareness campaign asking people not to expose their children to sun. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया है so that people will not ask their children to go to the sun. Okay, तो सन में जाएंगे तो डिहाइड्रेशन और बाकी सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती है. ठीक है. ओके, सी whenever I say this statement that सन में जाने से प्रॉब्लम होती है, मतलब अगर it when the sun is at when the sun is at overhead. Okay, overhead टाइम मतलब जो आफ्टरनून का जो टाइम होता है, राइट, तब क्या होता है, सनलाइट सबसे ज्यादा होती है. ओके, सन इज जस्ट ओवर अवर हेड. ठीक है, हम तो ये जो टाइम होता है ना, तो तो गर्मी सबसे ज्यादा होती है. ओके, सो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी होते हैं. सो एंश्योरिंग अ प्रॉपर डाइट एंड इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक वर आल्सो इंसिस्टेड. ओके, प्रॉपर डाइट लेना, बाद में प्रॉपर फ्लूइड लेना, तो ये सब. ठीक है, फ्लूइड मीन्स बेसिकली ड्रिंकिंग दी वाटर, राइट. So ensuring a proper diet and increased fluid intake were insisted. Besides this, early hospital referral and standard treatment for convulsions, high fever and vomiting can save the lives. Okay, so these are some of the initiatives taken by the government in order to reduce morbidity. देखो ये morbidity का मतलब क्या होता है? See, morbidity basically refers to complications arising because of any disease. Okay, complications arising because of any disease. It is called as morbidity. Okay, so in order to reduce morbidity, mortality and disability of children due to Japanese encephalitis, JE मतलब होता है Japanese encephalitis. और AES का मतलब होता है acute encephalitis syndrome. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस acute encephalitis syndrome has developed a multi-pronged strategy with convergence of concerned ministries. ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया है. ठीक है, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम. ओके, और इस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या रोल होगा वो यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपैंडिंग जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीनेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज. तो ये सारे जो रोल्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कंप्लीट करने हैं. ये सारे टारगेट्स जो यहाँ पे है. मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई. तो सेफ वाटर सप्लाई, ठीक है, देखो अभी ये पहले जो थी ना वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन थी, अब तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आ गई है. ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर सप्लाई, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन टू वल्नरेबल चिल्ड्रन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स फॉर डिसेबिलिटी मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. ओके, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज है वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करने वाली है. different ministries are going to perform the different roles in order to control the spread of this particular disease. So you can read what different ministries are going to perform. Okay, और guys यहाँ पे एक बात याद रखना कि अभी तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आ चुकी है. ठीक है, सो all these actions like safe water supply will come under the ministry of the jal shakti. Okay, now conclusion. Several government initiatives have been undertaken to educate and improve the hygiene of people living in Japanese encephalitis endemic zones. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि जितने भी लोग ये एंडेमिक जोन्स के अंदर रह रहे हैं, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंडेमिक जोन्स के अंदर वो लोग रह रहे हैं, तो उनको हम लोग एजुकेट कर पाए, उनकी हाइजीन को हम इंप्रूव कर पाए. राइट, सो सेवरल गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैव बीन अंडरटेकन टू एजुकेट एंड इंप्रूव द हाइजीन ऑफ द पीपल living in Japanese encephalitis endemic zones. Government and non-government organizations have been instrumental in providing proper nutrition. तो जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओज है, वो लोग बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, एज मोस्ट ऑफ द अफेक्टेड पीपल बिलोंग टू द लोअर इकोनॉमिक स्टेटा ऑफ द सोसाइटी. तो जितने भी जो मेजरली जो बच्चों को जो इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, जितने भी जो केसेस रिपोर्ट किए हैं, ऑल दिस पीपल, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस बिलोंग टू लोअर इकोनॉमिक स्टेटा ऑफ द सोसाइटी. और ये क्यों होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है.
तो कई कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम वो लोग करते हैं. देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स टू हेल्प द पीपल residing in the endemic zones for alternative professions such as giving up of pig rearing since pigs are the primary host for the Japanese encephalitis virus. ठीक है, तो कई लोग जो है जो एंडेमिक जोन्स में वो लोग रहते हैं तो एफर्ट्स लगाए गए हैं कि ये लोग जो है उनकी जो ऑक्यूपेशन जो होती है, ठीक है, मतलब जो जो लोग एंडेमिक एरियाज के अंदर है और जो लोग पिग रियरिंग का काम करते हैं, ठीक है, दे आर डूइंग पिग रियरिंग. तो ये जो पिग्स होते हैं ना, दे आर द प्राइमरी होस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस. तो ऐसे लोग जो पिग रियरिंग करते हैं उनको अलग से भी जॉब्स प्रोवाइड करने का यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है. ठीक है, सो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं. देयर हैव बीन इनिशिएटिव्स to help the people residing in the endemic zones for alternative professions, such as giving up of pig rearing. Several schools have been set up to help children challenged by clinical sequelae of Japanese encephalitis infection. ठीक है, बाद में Vero cell derived purified inactivated Japanese encephalitis vaccine. This is the name of the vaccine. Was first vaccine in India that received manufacturing and marketing approvals from the Drug Controller General of India. ठीक है, तो वैक्सीन का नाम है GENVAC, Genvac. Okay, this vaccine was an outcome of the public-private partnership model between the Indian Council of Medical Research and Bharat Biotech. तो ये जो वैक्सीन थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनी थी जहां पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोलैबोरेट किया था भारत बायोटेक के साथ. ओके गाइस, so this is the end of the lecture. Here I am ending the lecture. Thank you very much for listening.